हो रही इस चर्चा में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस परिचर्चा में हमारे राष्ट्रीय मंत्री विद्या भारती के श्री शिव कुमार जी भाई साहब, जो कि नई शिक्षा नीति के शिल्पकारों में एक हैं। उधर हमारे साथ वेंकटेश्वर लू साहब हैं, जो प्रमुख सचिव हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। भाई हमारे इधर शिव कुमार जी के बगल श्री सर्वेश द्विवेदी जी हैं, राष्ट्रीय मजदूर संघ के तमाम संगठनों से जुड़े रहे और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपकी मजदूरों के बीच में अच्छी ख्याति है। हमारे ठीक बगल नवलकांत सिन्हा जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और हम अपने आप को गौरवशाली कैसे महसूस करें इस विषय पर वो तमाम काम कर रहे हैं। टेलीविजन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से। आज का विषय है नई शिक्षा नीति पर हमें क्या करना चाहिए, किस तरह से हमें अभिभावकों का, जनता का और लोगों का मार्गदर्शन करना चाहिए। आज क्योंकि हम लोगों का सौभाग्य है, हमारे बीच आदरणीय शिव कुमार जी भाई साहब हैं, ये विधिवत चीजों को समझाएंगे और बातें लोगों के सामने आएंगी। जरूरी है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विषय में सरकार ने जो किया है उस पर थोड़ी जानकारी आप लोगों को दी जाए। मोदी सरकार ने 21वीं सदी के भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, भारतीय शिक्षा प्रणाली में बदलाव के लिए जिस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी है, यदि उसका क्रियान्वयन सफल तरीके से होता है तो यह नई प्रणाली भारत को विश्व के अग्रणी देशों के समकक्ष ले जाएगी, ऐसा हम सभी का विश्वास है। नई शिक्षा नीति के तहत 3 साल से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून के अंतर्गत रखा गया है। 34 वर्षों पश्चात आई इस नई शिक्षा नीति का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है, जिसका लक्ष्य 2025 तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा और सार्वभौमिक बनाना है। स्नातक शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D मशीन, डेटा विश्लेषण, जैव प्रौद्योगिकी आदि क्षेत्रों में समावेशन से अत्याधुनिक क्षेत्रों के भी कुशल पेशेवर तैयार होंगे और युवाओं की रोजगार क्षमता में वृद्धि होगी। नई शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूल एवं उच्च शिक्षा में परिवर्तनकारी सुधारों की अपेक्षा की गई है। इसके उद्देश्यों के तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GIR यानी सफल नामांकन अनुपात के साथ साथ पूर्व विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण का लक्ष्य रखा गया है। इसके साथ ही देश के उच्च शिक्षा संस्थानों में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। यह प्रस्ताव भारत सरकार ने अपनी नई शिक्षा नीति में रखा है। क्योंकि हमारे बीच श्री शिव कुमार जी भाई साहब मौजूद हैं, तो इस पे आगे का मार्गदर्शन उनका हम लोग सुनेंगे। श्री शिव कुमार जी भाई साहब, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बहुत सी बातों के बारे में अभी आपने चर्चा की है। मुख्य रूप से जिन विषयों को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति अपने प्रकटीकरण करती है, उसमें 4-5 बातें मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहता हूं। एक तो इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ये जिसको हम लोग बार बार नई शिक्षा नीति कहते हैं, मुझे लगता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ऐसा इस प्रकार का शब्द प्रयोग किया गया है। नई या पुरानी का विषय नहीं है। भारत के आजाद होने के बाद जिस प्रकार की शिक्षा की हम अपेक्षा करते हैं, कैसी शिक्षा चाहिए, उस भारतीयता के पुट्स को देने के लिए भारत सेंट्रिक एजुकेशन, भारत केंद्रित शिक्षा, इस प्रकार का विषय ये प्राथमिकता के आधार पर 1947 के बाद से लेकर के बहुत से कमीशंस ने इन विषयों को आग्रह किया। सर्वप्रथम डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग बना, वहां से अगर हम प्रारंभ करेंगे तो हम मुदलियार कमेटी और NCF 2005, इन सभी प्रकार की जो कुल मिलाकर के 22 अलग अलग प्रकार के आयोग और कमेटियां बनी हैं, सभी में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में भारत को किस रूप में परिभाषित किया जाए, भारत को समाज के सामने शिक्षा के माध्यम से लाया जाए, इसके लिए आग्रह किया गया।
परंतु भिन्न भिन्न प्रकार के कारण जो भी कुछ रहे होंगे, उस नेगेटिविटी की चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। उस आग्रह पूर्वक इम्प्लीमेंटेशन की जो गाइडलाइंस बननी चाहिए थी और उसको ठीक ढंग से क्रियान्वित होना चाहिए था, वो भिन्न भिन्न कारणों से हो नहीं पाया। इन विभिन्न प्रकार के, चाहे वो ऑन मॉडल हो या ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों ही चीजों में उस अच्छे बड़े शिक्षाविदों को वहां तक लेकर के जाना, ऐसे विविध प्रकार के पहलुओं को समेटती हुई ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी है। अब आगे चल करके आने वाले इस 3-4-5 महीने के अंदर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर्स एजुकेशन भी और नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर कंटेंट निर्माण के लिए भी, तो वो एक निर्माण होगा। एक इस प्रकार का प्रयास सरकार के द्वारा और जो उसके साथ में काम करने वाली जो हमारी टीमें हैं उनका चल रहा है कि 1 अप्रैल 2022 जब आजादी के 75 वर्ष होंगे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी दोनों बार के उद्बोधन में इसको संकेतित किया है कि उस आजादी के 75 वर्ष में 1 अप्रैल 2022 को हम इस शिक्षा नीति के एक बहुत बड़े भाग को एक कंटिन्यू प्रोसेस के आधार पर इम्प्लीमेंटेशन करने का एक प्रथम सोपान ये पूर्ण कर लेंगे। इस प्रकार की एक अच्छी अपेक्षा के साथ इस शिक्षा नीति का क्रियान्वयन हो रहा है। श्री द्विवेदी भाई साहब। सभी को नमस्कार। और दैवी योग से अभी 10 तारीख को दत्तोपंत ठेंगड़ी जी का 100 वर्ष पूरा हुआ, तो उसमें कई सेमिनार गोष्ठियां हुई हैं। एक मुझे याद आ रहा कि एक शिक्षा वर्ग में ठेंगड़ी जी ने शिक्षा पर ही बोला था और उन्होंने कहा था कि भारत की शिक्षा यह डायलिसिस सिस्टम ऑफ एजुकेशन है और पश्चिमी शिक्षा ये डंपिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है। तो जो डंपिंग सिस्टम ऑफ एजुकेशन है उसके कारण जो टीचर क्लास में पढ़ाता है वो सुनिए समझिए, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, उसने एक मैटर दे दिया, आप उसे अपने तरीके से समझिए। डायलिसिस सिस्टम इसमें कि विद्यार्थी और आचार्य दोनों मिलकर के संयुक्त प्रयास करते हैं समझने का, समझाने का, और फिर वही रिसर्च वर्क के काम आता है। तो इसलिए जो ये शिक्षा नीति है जिसको समझा जा रहा है कि यह जब इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा तो निश्चित रूप से भारत के संविधान के अनुच्छेद 39 और 29 और 30 में शिक्षा के बारे में जो अधिकार दिया है वो उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए कहा है, लेकिन राइट टू एजुकेशन और राइट टू कल्चर ये सभी के लिए है, उसको डिफाइन नहीं किया। और इस शिक्षा नीति के माध्यम से मुझे लगता है कि राइट टू एजुकेशन और राइट टू कल्चर, तो कल्चर बेस्ड एजुकेशन होगी और इस शिक्षा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है नीचे का है वो कल्चर बेस्ड होगा। इसलिए इस शिक्षा नीति से मुझे लगता है कि संविधान की उस मूल भावना को जिसको अभी तक किनारे रखा गया वो मेन करंट में आएगा। मुझे एक जो अनुभव आया वो सरकार का जो ये इंस्पेक्टर राज है इसको खत्म करने की जरूरत है। इंस्पेक्टर से कभी कुछ हो नहीं सकता, समाज को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और जब समाज होगा तभी जो है शिक्षा का उन्नयन हो सकता है। और इसलिए इस इंस्पेक्टर व्यवस्था से भी निजात पाने की जरूरत है। इस अवसर पे मुझे इतना ही कहना है। इस चर्चा में हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी वेंकटेश्वर लू साहब भी मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि पारस्परिक अनुशासन, उत्पादक एवं रोजगार परक इस शिक्षा को अगर कुछ योजना उनकी जानकारी में है तो सबको बताएं। इसकी बड़ी गहराई से डेलिब्रेशंस करके बहुत सारे महापुरुषों से इसमें सुझाव लेके करीब 5 माननीय प्रकाश जावड़ेकर साहब के नेतृत्व में इसको बहुत गहराई से एलिमेंट्री एजुकेशन से लेके मेडिकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, इन सब में, और जो पीपीपी मॉडल के जो प्राइवेट सेक्टर की क्या भूमिका होगी, पेरेंट्स की क्या भूमिका होगी, इंडस्ट्रीज की क्या भूमिका होगी, टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका होगी, ये सभी का बहुत ही फ्लेक्सिबल और जो हमारी भारतीय के हमारे यहाँ की जो समस्या है विभिन्न लोगों की, जो ग्रामीण क्षेत्रों की जो समस्या है, वर्तमान में रिसोर्सेज की जो शॉर्टेज की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात है, इन सारे चीजों को दृष्टिगत रखते हुए इसको कैसे हमारे हर एक भारतीय नागरिक को उत्कृष्ट शिक्षा और अपनी उनके अंदर की जो पोटेंशियल है उस पोटेंशियल के दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण विकास हो, रोजगार भी हो और समाज में
सद्भाव भी हो, शांति भी हो और पर्यावरण की भी रक्षा हो। इस तरह की बहुत सारे विषयों पर बहुत बड़ा इसको विषय है। हमारे एक भी नागरिक, हमारे एक भी बच्चा अच्छी शिक्षा से वंचित ना हो, अच्छी भावना से वंचित ना हो। हमारे हर एक यूथ जो डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज का स्टूडेंट है, ये जो भौतिक शिक्षा के साथ साथ जो हमारी आध्यात्मिक शिक्षा है, हमारे ऋषि मुनि लोगों ने कहा है कि ब्रह्म विद्या है, ये सर्व विद्याओं का आधारभूत विद्या है। ये पूरी सफलता के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूं और हम लोग इसको पूरी तरह से जुड़ के मनोयोग से इसको कार्य करके इसको सफल बनाया जाएगा। सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। शिक्षा नीति पर हम लोग ये सारे विषय उसमें समावेशित हैं। ये ट्रेनिंग दी गई है कि हम बच्चों को इस इंटरनेट रूपी दानों से केवल कार्य लेने की दिशा में लगाएं, उनके संस्कारों को देखें, उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा दें। हमारे सभी विद्यालयों के अध्यापक इस बात की ट्रेनिंग ले चुके हैं। ट्रेनिंग का दूसरा पार्ट भी शुरू होगा। हमारे अपने विद्या भारती के विद्यालय इसका हम लोग दावा कर सकते हैं कि हमारे विद्यालय, हमारे छात्र अनुशासित और संस्कार युक्त हैं। अब नौलकांत सिन्हा जी आपको बताएंगे इस विषय में। मंच पर आसीन सभी वक्ताओं को नमस्कार। देखिए, जब ये शिक्षा नीति आई तो एक पत्रकार होने के नाते और एक भारतीय होने के नाते मैं बहुत आकर्षित हुआ, क्योंकि मुझको लगता था कि अब तक पिछले कई शताब्दियों से जो देश में शिक्षा देने के बजाय, जब तक ये देश गुलाम था, चाहे वो मुगलों की गुलामी हो, चाहे वो अंग्रेजों की गुलामी हो, तो लगातार कोशिश यही होती थी कि जो भारतीय हैं उनको अशिक्षित कैसे किया जाए या उनको उस मार्ग से कैसे भटकाया जाए जो ज्ञान का मार्ग था, जो नालंदा और तक्षशिला का मार्ग था, उस मार्ग से कैसे भटकाया जाए, कैसे ये बताया जाए कि वो ज्ञान में बहुत पिछड़े हुए हैं, बहुत कमजोर हैं। तो इस शिक्षा नीति से हम काफी उम्मीद कर रहे हैं और इस विविधता भरे देश में जो जिस तरह से इनपुट लिए गए हैं, लाखों गांवों के लोगों से इनपुट लिए गए और 6600 जिले से सूचनाएं एकत्रित की गई, जानकारियां लोगों की राय ली गई, उनके आधार पर शिक्षा नीति बनी है। तो मुझको लगता है कि एक अच्छी शिक्षा नीति बनी और एक संपूर्ण शिक्षा नीति बनी है। जरूरत है कि इस शिक्षा नीति का जो उसको जो लागू करना है वो ढंग से लागू हो पाए। अभी जो स्थिति है जो पिछले कई सालों से है, बल्कि मैं कहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने से है, कि यहाँ पे जो लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति लागू की गई थी वो अब तक चली आ रही थी और उसका उद्देश्य ज्ञानी बनाना तो दूर, किसी विषय में एक्सपर्ट बनाना तो दूर, किसी विज्ञान का साइंटिस्ट बनाना तो दूर, वो कोशिश होती रहती थी कि एक बाबू तबका पैदा हो और वो उसके शासन को चलाने में मदद कर सके। तो उसी तरह का एक सिस्टम चला आ रहा था और उसके बाद क्या हुआ, जो पिछले 3 दशकों की राजनीति है, वो राजनीति शिक्षा में घुसी और खासतौर से रोजगार के जो सृजन होने चाहिए थे वो रोजगार के सृजन नहीं हुए। उस स्थान पे ये हुआ कि कुछ लोगों को नौकरी दे दो और सत्ता पे बैठो, शासन करो। उस वजह से बहुत सारे पूरे देश में, केवल मैं इस प्रदेश की बात नहीं कर रहा, पूरे देश में तमाम ऐसे शिक्षकों की भर्ती की जिनको मूल ज्ञान नहीं था, जिनको काका गागा नहीं आता था, जिनको जो हिंदी भाषा ठीक से लिखनी नहीं आती थी या जिस भी क्षेत्र की भाषा हो, चाहे तमिल, तेलुगु, कन्नड़ हो, वो लिखना नहीं आता था, वो टीचर बन गए हैं। और टीचर अगर कोई अशिक्षित बन जाता है तो उसका जो दुष्परिणाम होता है वो 1-2 साल नहीं भोगना होता है, वो कम से कम 30-35 साल कई पीढ़ियों को नष्ट करता है। तो एकेडमिक लेवल पे भी अपना जो कोर्सेज है, अपनी जो पढ़ाई है और अपना जो विस्तार है उसको बताने की जरूरत है और मुझको लगता है कि आने वाले समय में इसमें अच्छा काम होगा। धन्यवाद। कोई भी सरकार, आज हमारा युवा भारत है, हमारे यहाँ नौकरी करने और व्यापार करने लायक सबसे अधिक कच्चा माल है। कोई भी सरकार सबको नौकरी नहीं दे सकती है, इसलिए आवश्यक है कि हम अपने अपने रोजगारों के प्रति, स्वरोजगारों के प्रति और तमाम उन काम धंधों के प्रति आकर्षित हों। ऐसे हमारी शिक्षा ऐसी हो जो हमको उस तरफ ले जाए। आदरणीय शिव कुमार जी भाई साहब से अनुरोध है, 2 शब्द कहें।
मैं 2-3 बातें जरा और इसमें शिक्षा नीति के संदर्भ में जोड़ना चाहता हूं। अभी जो आत्मनिर्भर भारत की चर्चा आई है या रोजगार की चर्चा भी आपने की है, उसके बारे में कुछ कहने से पहले मेरे साथ एक 4 साइंटिस्ट की टीम एक लगी हुई है। हम लोग पिछले 6-7 वर्षों से एक थीम पर काम कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो शिक्षा नीति के बारे में सभी मूर्धन्य वक्ताओं ने जो अपने विचार व्यक्त किए हैं, हम 5 लोगों की एक टीम है। मैं क्योंकि मूलतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं, मेरी रुचि का विषय है ये, तो भारत की जो तीज त्योहार हैं, भारत की जो मान्यताएं हैं, भारत के शास्त्रों में जिस प्रकार के सूक्तों का वर्णन किया गया है, उनका वैज्ञानिक पक्ष क्या है, एक साइंटिफिक दृष्टि से उसको हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर करेंगे, इस पर हम लोग कुछ काम कर रहे हैं। हमने डिग्री अर्जित कर ली, परंतु कहीं डिग्री के कारण से केवल एक हमारे पास ऐसा कागज का टुकड़ा न हो जाए कि जो रोजगार की तरफ प्रेरित न कर सके। तो इस वोकेशनल एजुकेशन की इन विधाओं के कारण ये चीज बनेगी। तो प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं कि हमारा आत्मनिर्भर भारत, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए एक बड़ा कदम इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से उठाया जा रहा है। हमारी शिक्षा पूर्व में ऐसी ही थी जैसी शिक्षा नीति आज बनी है। हम अंग्रेजों के जब गुलाम हुए तब हमारी शिक्षा नीति आमूलचूल रूप से बदली गई। जो शिक्षा नीति आज हमारे देश में अब तक चल रही है, उस शिक्षा नीति ने हमसे बहुत कुछ छीना। हमारे परिवार छीने, हमारे कुटुंब छीने, हमारे गांव छीने, और हमको गांव से उठा के शहरों में लाके पटक दिया, जहां हम आज कोरोना जैसी महामारी में सोचने को मजबूर हुए हैं। यह उस शिक्षा नीति का दर्पण है। आज की चर्चा में हमारे राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार जी भाई साहब आए, हमारे राष्ट्रीय मजदूरों को नेता जो कहता है देश के हित में करेंगे काम, काम करेंगे पूरा दाम। सर्वेश द्विवेदी जी भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी अतिथियों का धन्यवाद, विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय मंत्री शिव कुमार जी भाई साहब का धन्यवाद। आगे हम शिक्षा पे फिर बात करेंगे जब शिव कुमार जी भाई साहब लखनऊ के प्रवास पे होंगे, हम लोगों के बीच होंगे, तो इनसे हम लोग और चर्चा करेंगे। तो इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं।